हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज का टॉपिक है बीपीएससी 102 कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें कहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, या आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ आप अपना सब्जेक्ट को टाइप करके ईजिली गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको परचेज करने में तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Elaborate the emergency powers of the President. 1 minute. The President of India is the constitutional head of the country. Under the Constitution, the President has special emergency powers to deal with extraordinary situation. These powers are mentioned in Article 352, 356 and 360 of the Constitution. During an emergency, the central government gets more authority to protect the unity, security and financial stability of the India के President देश के constitutional head होते हैं। नॉर्मली प्रेसिडेंट अपनी पावर्स प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब देश में बहुत बड़ी या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है तब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में इमरजेंसी पावर्स वो स्पेशल पावर है जो प्रेसिडेंट देश की सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखी गई है? 352 में, 356 में, 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब एक एक इमरजेंसी को हम अच्छे से समझें। सबसे पहले आती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। A national emergency can be declared when the security of India or any part of the country is threatened by war, external aggression or armed rebellion. The President declares this emergency on the written advice of the Union Cabinet. ना मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। ये तब डिक्लेयर की जा सकती है जब इंडिया या इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी को खतरा हो। ठीक है, ये खतरा कैसा हो सकता है? या तो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहर से कोई हमला हो गया, या आर्म रेबेलियन। प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी यूनियन कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस पर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं कि क्या होता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स मोर कंट्रोल ओवर द स्टेट. President can make laws on subject in the state list. Some fundamental rights may be restricted according to Constitution. The term of the Lok Sabha may be extended by 1 year at the time during the emergency. Emergency लगने के बाद कुछ important changes होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो स्टेट्स पे काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकती है। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल बनाती है, सेंट्रल लॉज बनाती है, और स्टेट लिस्ट पे स्टेट अपने लॉज बनाते हैं। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उस पर भी लॉ बना सकती है। कुछ फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इस टाइम पे आप अपने जो फंडामेंटल राइट्स है उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, और लोकसभा का जो टर्म है वो भी बढ़ाया जा सकता है 1 साल तक। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 तारीख को लोकसभा का जो टर्म था वो कंप्लीट होने वाला था, लेकिन 25 तारीख को इमरजेंसी लग गई, तो ये जो लोकसभा का टर्म है उसे 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 3 times इन इंडिया। इस टाइप की जो इमरजेंसी है वो इंडिया में 3 बार लग चुकी है। ओके, President's rule or state emergency, Article 356. The President can declare President's rule in a state where the constitutional machinery of the state fails. This usually happens if the state government cannot function according to the Constitution. अब हम दूसरी इमरजेंसी समझते हैं। इससे प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। ये तब लगती है जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए, यानी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही होती है, वहाँ पर ये इमरजेंसी लगती है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, अब इनके टाइम पे क्या होता है? द CM एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिमूव, इन्हें निकाल दिया जाता है। गवर्नर रोज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सस्पेंडेड और डिसॉल्व, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की उसे पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है। एंड पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द स्टेट, और स्टेट के लिए जो भी लॉज है वो कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं ये तो। अब अगली देखते हैं।
Let's move on ahead. This provision is meant for exceptional situation and should not be used for political reason. ये प्रोविजन सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए है और इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए. पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए. ओके. फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. Financial emergency can be declared if the financial stability or credit of India is threatened. थर्ड इमरजेंसी हमारी है फाइनेंशियल इमरजेंसी. ये तब डिक्लेयर की जा सकती है जब इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या क्रेडिट है उसको सीरियस डेंजर हो. ठीक है. इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट स्टेट ऑन फाइनेंशियल मैटर. सेंट्रल स्टेट को फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप ऐसे कीजिए, आपको ये फॉलो करना है. ठीक है. सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग जजेस में भी रिड्यूस. इस वक्त पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सैलरी भी कम की जा सकती है. स्टेट को फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. स्टेट मस्ट फॉलो द फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा. सो फार नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया. इंडिया में ये इमरजेंसी कभी नहीं लगी है और कभी लगनी भी नहीं चाहिए. Anyways, let's move on ahead. Safeguards against misuse. The Constitution provides several safeguards to prevent misuse of emergency powers. The emergency must be approved by Parliament within the prescribed time. Parliament can review and revoke the emergency. The judiciary can examine whether the declaration follow कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन. सबसे पहले अब सवाल आता है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर का मिसयूज़ ना करे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेफगार्ड्स दिए गए हैं. तो सबसे पहले बात है पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है. इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद पार्लियामेंट को प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर उसे अप्रूव करना होता है. ठीक है. पार्लियामेंट इमरजेंसी को रिव्यू एंड रिवोक भी कर सकती है, यानी पार्लियामेंट चाहे तो इमरजेंसी को ख़त्म भी कर सकती है. जुडिशरी का कंट्रोल इसमें क्या है. अगर इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिक्लेयर नहीं हुई है तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या ये सही है या नहीं है. ठीक है. ये सारे सेफगार्ड्स हेल्प करते हैं ताकि नेशनल सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेसी के बीच में एक प्रॉपर मेंटेन बना रहे. लेट्स सी द कंक्लूजन. द इमरजेंसी पावर्स of the president are important for protecting the nation during serious crisis. They allow the central government to take quick and effective action when needed. However, these powers must be used carefully and only on genuine emergencies. Proper constitutional safeguard ensure that democracy, citizens' rights, and the federal system remain protected. President की emergency powers देश की security, constitutional system एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये पावर्स गवर्नमेंट को सीरियस क्राइसिस के टाइम जल्दी डिसीजन लेने की अथॉरिटी देती है, लेकिन इनका यूज़ सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसी में ही होना चाहिए, इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जुडिशियल रिव्यू जैसे सेफगार्ड्स दिए हैं ताकि डेमोक्रेसी एंड फेडरल सिस्टम एंड सिटीजन्स के राइट्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहें. Let's move on to next question. Describe the salient features of Indian Constitution. The Constitution of India is the supreme law of the country. It came into force on 26 January 1950. It lays down the structure of the government, the rights and the duties of citizens, and the principle for running the country. It is one of the longest written constitution in the world and reflect the value of justice, liberty, equality and fraternity. See, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है, मतलब सुप्रीम लॉ है. ये 26 जनवरी 1950 को अप्लाई हुआ था एंड इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, सिटीजन के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे, सेंटर एंड स्टेट के पावर्स कैसे डिवाइड होंगे, डेमोक्रेसी को कैसे चलाया जाएगा. ये सारी बातें इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं. साथ में ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जैसे वैल्यूज़ भी रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है. सिंपल वर्ड्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी रूल बुक है जो देश को चलाने के रूल्स बताता है. अब इसके हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे. सबसे पहला है रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड रूल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बिकॉज इट कवर्स मैनी सब्जेक्ट इन डिटेल. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है एंड इसमें गवर्नमेंट की रूल्स, पावर्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटेल में लिखी गई. ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है.
ओके काफ़ी डिटेल है, हर चीज़ को कवर किया है क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है, बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं एंड अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो सब कुछ कवर हो इसीलिए एंड प्रॉपरली हर मैटर को हैंडल किया जा सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल्ड है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। The preamble declares India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic. Sovereign का मतलब क्या होता है कि इंडिया फॉरेन कंट्रोल से फ्री है, कोई भी हमें ये नहीं बताएगा कि आप ये डिसीजन लीजिए और ये मत लीजिए, ऐसा है क्या? नहीं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, मतलब हम क्या हैं, सॉवरेन। सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पे काम करती ही रहेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करती है, ठीक है। सेक्युलर का मतलब हर रिलीजन इक्वल है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। सिटीजन्स राइट देकर, सिटीजन्स वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक मतलब प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया का जो स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो प्रेसिडेंट होता है जो इलेक्टेड होता है एंड हेरिडिटरी क्वीन या किंग नहीं होता है। Federal system with unitary features. India has a federal system with powers divided between central government and state government. However, during emergency, the central governments get more power, making the constitution partly unitary. देखिए, इंडिया में फेडरल सिस्टम है, मतलब जो भी पावर्स है वो सेंटर एंड स्टेट के बीच में प्रॉपर्ली डिवाइड किए गए हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर को थोड़ी ज़्यादा पावर मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेट के थोड़े पावर कम हो जाते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे मोदी जी जो बोल रहे थे पूरा देश उन्हें फॉलो कर रहा था, है ना। मतलब क्या है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर थे इमरजेंसी के टाइम पे, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली यूनिटरी है, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर को ज़्यादा पावर्स मिलते हैं। Parliamentary form of government. India follows the parliamentary system. The president is the constitutional head, while the PM and council of ministers exercise real executive powers and are responsible to the parliament. इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसमें प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज करते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो जो भी करेंगे हर चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके। फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन सच एज राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights and constitutional remedies. These rights protect individual liberty. कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज। ये सिटीजन्स, ये सारे राइट्स किसने दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं एंड हर सिटीजन को दिए हैं, ठीक है, ताकि हर सिटीजन की फ्रीडम एंड डिग्निटी प्रोटेक्टेड रहे। Directive principle of state policy. These principles guide the government in making laws and policy for the welfare of the people. They aim to establish social and economic justice, though they are not enforceable by courts. The directive principles ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस होती है, ये गवर्नमेंट को वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करते हैं एंड इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को इस्टेब्लिश करना है एंड ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं किए जा सकते, मतलब कि आप गवर्नमेंट पे केस नहीं कर सकते कि आपने ये रूल्स क्यों नहीं फॉलो किए पॉलिसीज़ बनाने में, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि जो भी पॉलिसीज़ बने वो लोगों के हित में बने। Fundamental duties. The Constitution also lays down fundamental duties for citizens, such as respecting the Constitution, protecting the government, and promoting harmony among the people. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट्स ही नहीं देता बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करना। हर सिटीजन को अपनी ड्यूटीज़ निभानी आनी चाहिए, ठीक है। Independent judiciary. The Constitution provides for an independent judiciary headed by a Supreme Court. It protects the Constitution, safeguards citizens' rights and ensures justice. इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कोर्ट्स गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर काम नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करता है एंड सिटीजन्स के राइट्स को सेफगार्ड करता है कि किसी भी पर्सन के राइट्स अगर वॉयलेट होते भी हैं तो उसे जस्टिस मिले।
ठीक है। गवर्नमेंट जैसा बोलेगी सुप्रीम कोर्ट वैसा करेगी क्या? नहीं, वो किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करती। एंड इसी से रूल ऑफ लॉ ये मेंटेन्ड रहता है। सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल द सिटीजन। एवरी सिटीजन एज 18 years और above हैज राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी हर सिटीजन सिर्फ इंडियन सिटीजन होता है। अलग स्टेट की अलग सिटीजनशिप नहीं होती, अलग स्टेट की अलग सिटीजनशिप नहीं होती। साथ में जो भी पर्सन 18 years या उससे ज़्यादा एज का है तो वो हर सिटीजन वोट दे सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के, आपका जेंडर क्या है, कोई लेना देना नहीं। अगर आप 18 से ऊपर हैं या 18 years के हैं तो वोट देना आपका हक है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर completely rigid or nor completely flexible. Some provision can be amended by simple majority while others require special majority and approval by the state. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना पूरा तरीके से रिजिड है ना ही पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। कुछ प्रोविजंस को सिंपली अमेंड किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों में स्पेशल मेजॉरिटी भी यूज़ होती है कि उस बात को चेंज करने में बहुत लोगों की सहमति लगती है। और जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू क्लियर हो सकती है, मतलब अमेंड हो सकती है। इसी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड माना जाता है। लेट्स सी द कंक्लूजन। The Indian Constitution is a unique and balanced document that combines democratic ideals with social justice. Its important features ensure good governance, protect the rights of citizens, and maintain unity in diversity. It continues to serve as the foundation of India's democratic system. Indian Constitution दुनिया की सबसे यूनिक एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? जैसे ये रिटर्न है, फेडरल सिस्टम फॉलो होते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, डीपीएसपी है। ये सारी चीज़ें इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन बनाती है, ठीक है। इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन डेमोक्रेसी की बैकबोन माना जाता है, क्योंकि ये सिटीजन्स के राइट्स की प्रोटेक्शन करता है एंड गवर्नमेंट की पावर्स को भी कंट्रोल करता है। साथ में देश में यूनिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इन चीज़ों को प्रमोट करता है। Okay, let's move on to next question. Explain the powers and functions of Supreme Court of India. The Supreme Court of India is the highest judicial authority in the country. It was established on 26 January 1950 under Part 5, Chapter 4 of the Constitution of India. It acts as a guardian of Constitution and protect the rights and the freedom of citizens. The Supreme Court ensured that justice is provided fairly and equally to everyone. सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट कोर्ट है, करेक्ट। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो 26 जनवरी 1950 में हुई थी, पार्ट 4 अंडर चैप्टर 4, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है एंड सभी कोर्ट्स के ऊपर होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है कि ये जस्टिस इंश्योर करती है ताकि हर इंसान के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो सके, किसी के भी साथ अन्याय ना हो, इसका वो ध्यान रखती है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। Original jurisdiction. The Supreme Court has the power to hear certain cases directly without them first being heard in the lower courts. These mainly include disputes between central government and one or more state government, between two or more state government, cases related to the enforcement of fundamental rights under the Article 32. अब हम इसके कुछ पावर्स एंड फंक्शन देखने वाले हैं, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। तो सबसे पहला पावर आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि कुछ केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होते हैं, ठीक है। उन्हें पहले किसी लोअर कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। कब? जब बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट की, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच की, या फिर फंडामेंटल राइट के वायलेशन की केसेस, मतलब आर्टिकल 32। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी केसेस है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही उस पर डिस्कशन होता है एंड उस पर डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट आता है अपीलेट जुरिसडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। इट कैन हियर अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सिविल केस, क्रिमिनल केस. This ensured that
justice is available to people if they are not satisfied with the decision of a high court. दूसरी पावर आती है अपीलेट जुरिस्डिक्शन. अपीलेट का मतलब होता है अपील सुनना. अगर किसी पर्सन को हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फैक्शन नहीं हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस की अपील सुन सकती है. इससे लोगों को फाइनल जस्टिस मिलने का एक और मौका मिलता है कि हमें हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं पसंद आया, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है. ठीक है. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. अंडर आर्टिकल 143 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट on important legal or constitutional matters. The court gives its advice, although the president is not bound to accept it. Now, ये है advisory jurisdiction. मतलब आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट किसी इंपॉर्टेंट लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस दे सकता है. ठीक है. एंड सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन दे देती है, लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं है कि उनकी बात माननी ही पड़ेगी. ठीक है. वो सिर्फ एडवाइस है. फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का ही होता है कि उन्हें क्या करना है उस डिसीजन को लेकर. ओके. Guardian of the Constitution. The Supreme Court protect the Constitution by ensuring that all laws and government actions are in accordance with it. If any law violates the Constitution, the court can declare it unconstitutional. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है. ठीक है. ये इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करे. अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है कि ये मान्य नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. Judicial review. The court has the power of judicial review. It examines the law passed by government and state legislature. If a law is against the constitution, the Supreme Court can cancel or strike it down. Judicial review का मतलब है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को चेक करता है. अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को कैंसिल या स्ट्राइक डाउन कर सकता है. ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करती है कि कोई भी गलत तरीके का लॉ नहीं बन सकता, ना ही उसका इफेक्ट सिटीजन्स पे पड़ेगा. ठीक है. प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. Under Article 32, citizens can directly approach the Supreme Court if their fundamental rights are violated. The court can issue writs such as habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto to protect. ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है. आर्टिकल 32 के अंदर अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इशू करते हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस. ठीक है. ये रिट सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं. Let's move on ahead. Court of record. The Supreme Court is a court of record. Its judgments are recorded permanently and binding on all the courts of India. It also has the power to punish the people for contempt of court. अब सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है. इसका मतलब इसके जजमेंट परमानेंटली रिकॉर्ड किए जाते हैं. सभी लोअर कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करना होता है. एंड अगर कोई कोर्ट की इंसल्ट या ऑर्डर का वॉयलेशन करे तो सुप्रीम कोर्ट उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश भी कर सकता है. रिव्यू एंड क्यूरेटिव पावर्स. द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट इफ देयर इज एन एरर. In rare cases, it can also hear a curative petition to prevent miscarriage of justice. सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को दोबारा रिव्यू भी कर सकता है. अगर कोर्ट को लगे कि डिसीजन में मिस्टेक हुई है तो रिव्यू पिटिशन भी एक्सेप्ट की जा सकती है. एंड बहुत ही रेयर सिचुएशन में क्यूरेटिव पिटिशन भी सुनी जा सकती है ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL). The Supreme Court allows public interest litigation through which any public spirited person can approach the court to protect the rights of poor and disadvantaged people or raise issues of public importance. PIL का मतलब है अगर किसी पुअर, वीक या डिसएडवांटेज लोग के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन उनके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है. इससे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भी जस्टिस मिल पाता है. Conclusion. The Supreme Court of India plays a vital role in maintaining the rule of law and protecting democracy. Its power and function ensure justice, safeguard the constitution, protect fundamental rights, and maintain balance between the union and the state. Thus, it is final protector of justice and constitution in India. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देश की
सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। इसकी ओरिजिनल अपीलेट, एडवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे पावर्स इंडिया की डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहते हैं एंड फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है एंड सिटीजन्स को जस्टिस देता है, साथ में ही रूल ऑफ लॉ को प्रॉपरली बनाए रखता है। ठीक है, yes, let's move on to next question. What are the directive principle of state policy? Discuss. The directive principle of state policy, DPSP, are the guidelines given in the Indian Constitution to help the government make laws and policies for the welfare of the people. These principles are mentioned in Part 4, Article 36 to 51 of the Constitution. They are not enforceable by courts, but they are very important because they guide the government in establishing a just, equal, and welfare-oriented society. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो गाइडलाइंस हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को दिए हैं ताकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए लॉज एंड पॉलिसीज बना सके। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 में बताए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए एक गाइडबुक है जो बताती है कि देश में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस किस तरह से इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे कि डीपीएसपी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एनफोर्सेबल नहीं है। अगर स्टेट ने इन्हें फॉलो नहीं किया तो हम इन पे केस नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट चाहे तो फॉलो कर सकती है और ना चाहे तो ना भी कर सकती है, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स: डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन for the central and state government. They aim to improve social, economic and political condition of the people. They encourage the government to work for public welfare and reduce inequality. अब इसका मीनिंग डिटेल में समझते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव क्या है। पब्लिक वेलफेयर बढ़ाना, पॉवर्टी कम करना, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। यानी गवर्नमेंट को हमेशा ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो आम लोगों की लाइफ को बेटर बना सके। ठीक है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेट्स सी। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, socialistic principles. These principles aim to establish social and economic justice. They include providing equal opportunities to all the citizens. अच्छा, ये जो socialist principle होते हैं इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को स्टैब्लिश करना। ये गवर्नमेंट को एनकरेज करते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो। अगर कोई 6 घंटे 7 घंटे काम कर रहा है तो उसके लिए उसको प्रॉपर अमाउंट मिले। ठीक है, वर्कर्स की हेल्थ एंड स्ट्रेंथ प्रोटेक्ट की जाए, नीडी लोगों को एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस मिले। ये सारी चीज़ें किस में कवर होती है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में। ओके, गांधीयन प्रिंसिपल अब हम देखते हैं। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। दे इंक्लूड, अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गांधी जी के आइडिया पे बेस्ड हैं। इनका ऑब्जेक्टिव है विलेज और वीकर सेक्शन का डेवलपमेंट। विलेज पंचायत को प्रमोट करने के लिए ये एनकरेज करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को एनकरेज करता है। साथ में ही जो वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करना, साथ में काउज एंड काउज की प्रोटेक्शन करना। यानी गांधी जी के जो ग्राम स्वराज और रूरल डेवलपमेंट के आइडियाज़ है उन्हें कम्प्लीटली यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। ये उन्हीं के ही सारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, ग्राम स्वराज पे बेस्ड हैं। तो ये चाहते हैं कि जो भी देश में विलेजेस हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, वो पीछे ना रहें, वो भी आगे रहें। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, दीज प्रिंसिपल प्रमोट डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड इंटरनेशनल पीस। दे इंक्लूड, अब तीसरी कैटेगरी है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की। ये डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करना, नेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना कि दोनों अलग अलग काम करेंगे अपना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, साथ में एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ की भी प्रोटेक्शन करना। ये सारी चीज़ें इस प्रिंसिपल में इंक्लूडेड होती हैं। Importance of directive principle. Let's see. Directive principles are important. क्यों important है ये? Let's see.
दे हेल्प इन क्रिएटिंग वेलफेयर स्टेट। इसकी वजह से वेलफेयर स्टेट बनने में हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने की एक डायरेक्शन मिल जाती है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को ये प्रमोट करते हैं, जैसे कि रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है उसे पूरी तरह से कम करने की कोशिश की जाती है। ये प्रिंसिपल्स पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को कम करते हैं। साथ में गवर्नमेंट को भी गाइडेंस मिलती है जब वो लॉज बना रहे होते हैं। ठीक है, ये जो भी गाइडलाइंस होती हैं, ये जो भी डीपीएसपी है, इसकी वजह से वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होते हैं। एंड साथ में ये डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बिठाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन अहेड। देखिए, हमने डीपीएसपी में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, लेकिन हर जगह लिमिटेशन तो होती ही है। तो डीपीएसपी में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि देखिए, इसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो फॉलो करे, चाहे तो ना फॉलो करे। अब हम इसे लेकर उन पे केस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट्स में डिले द इम्प्लीमेंटेशन ड्यू टू फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल रीजन। कभी कभी गवर्नमेंट फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल रीजन की वजह से इन प्रिंसिपल को जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। साथ में ही समटाइम दे में कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स। ओके, कुछ सिचुएशन में डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस बना ही लेता है। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। The directive principle of state policy are an essential part of Indian Constitution. They provide a clear direction for the government to build fair, just and welfare-oriented society. Although they are not legally enforceable, they have inspired many important laws, policies for the education, health, employment, and social justice and environmental protection. Therefore, they play a vital role in achieving the goals of the Constitution and improving the lives of people. Directive Principle of State Policy, ये Constitution का एक बहुत ही important part है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को एक जस्ट, इक्वल एंड वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी बनाने में हेल्प करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। हालांकि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को गाइड भी करते हैं। इसीलिए डीपीएसपी को वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन भी माना जाता है, क्योंकि इसी की वजह से लोगों का वेलफेयर हो रहा है, राइट। क्योंकि इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर हो और किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, सबको अच्छे बेनिफिट्स मिले। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।